हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास जो है हमारी वो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर है, 2023 का पेपर, लेकिन सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर हम डिस्कस करेंगे। और इसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी भी कि नीट के डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से जो क्वेश्चंस आए हैं वो कौन से क्वेश्चंस हैं, और आपको ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस जब सॉल्व करने हैं तो किस तरीके से आपको क्या ट्रिक लगानी है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं इन अ शॉर्ट वे, और जल्दी से हम सीखेंगे कि कैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं और नीट में किस किस पोर्शन से, किस चैप्टर से प्रीवियस ईयर 2023 में क्वेश्चंस आए हैं। लेट्स स्टार्ट। चलिए हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है लिसाजिनस एक्सट्रैक्ट, यानी जो हमारे पास एनसीईआरटी क्लास 11th में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर नहीं कह रही हूँ मैं कह रही हूँ जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है उससे क्वेश्चन फ्रेम हुआ है और डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन है। मैं भी आपको एनसीईआरटी की क्लिप भी दिखाऊंगी जहां पर ये सेम लाइन मेंशन की हुई है। तो चलिए सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? In lysagenous extract of an organic compound, both nitrogen and sulfur are present, which gives blood red color with Fe+3 due to the formation of। तो हमें ये बताना है कि अगर हम नाइट्रोजन और सल्फर जब दोनों प्रेजेंट हो तो रेड कलर किस कॉम्प्लेक्स के बनने की वजह से आता है। तो बेटा इसमें आपको एनसीईआरटी की रीडिंग भी ज़रूरी है और आपको ये पता भी होना चाहिए कि हम जब नाइट्रोजन का टेस्ट करते हैं, सल्फर का टेस्ट करते हैं तो क्या कॉम्प्लेक्स बनते हैं और उनके कलर भी हमें याद करने हैं। ठीक है, इस बात पे ध्यान देंगे कि हम कलर को इग्नोर नहीं करेंगे। तो देखिए ये आपको एनसीईआरटी ने क्लियरली यहाँ मेंशन किया है। यहाँ पर देखिए, इन केस नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सोडियम थायोसाइनेट इज फॉर्म्ड, इट गिव्स रेड ब्लड कलर। तो देखो ये डायरेक्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया है। एंड नो प्रूशियन ब्लू, ठीक है, तो ब्लू आपका जो रेड कलर है वो किसकी वजह से? सोडियम थायोसाइनेट की वजह से। ओके, क्लियर है ये चीज? तो देखो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपका एनसीईआरटी में है और आपको आंसर इसका मिल गया। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हुआ? दिस वन। ऑल राइट, चलिए बेटा, तो ये देखो बिल्कुल एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया, इसलिए हमें एनसीईआरटी को जरूर पढ़ना है। आप देखिएगा मैंने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बना रही हूँ, मैंने बनाए भी हैं जो आप शॉर्ट्स में देख सकते हो। चैनल पे अगर आप जाओगे तो आपको मिलेंगे, आप उनके आंसर करिए, कमेंट सेक्शन में आपको उसका सही आंसर भी मिलेगा और खुद को भी एनालाइज करिए कमेंट सेक्शन में आंसर करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज़्यादा टाइम हम अपना इसमें नहीं लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन वैसे ऑर्गेनिक का है लेकिन इसमें थोड़ा फिजिकल भी मिक्सड है, तो देखते हैं कैसे मिक्सड है। इसने पूछा है कि 2 मोल, सबसे पहले क्वेश्चन पे ध्यान देना, हमें 2 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड का वजन बताना है, विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग सोडियम थायोनेट इथेनोएट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो अगर ये जो लाइन है यहाँ पर, यहाँ आपको ऑर्गेनिक लगेगी। अब आपको पता होना चाहिए सोडियम इथेनोएट कैसे लिखते हैं। तो देखो पहली बात तो इथेनोएट का मतलब होता है कि यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एस्टर। और ये हो गया इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट। अब कितना एथ लिखा है? एथ में कितनी कार्बन होती हैं? 2। तो एक कार्बन ऑलरेडी है, मैंने एक और कार्बन लगा दी। ठीक है, इसके साथ साथ इसने क्या लिखा हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लीजिए प्लस कैल्शियम ऑक्साइड भी लीजिए। अब अगर आप जानते हैं कि भाई ये क्या होता है, ये तो होता है सोडा लाइम, और सोडा लाइम सोडियम एसीटेट के साथ या सोडियम इथेनोएट के साथ क्या करता है? तो क्या करता है? हीट करने पर ये यहाँ से CO2 निकाल देता है और आपको यहाँ पर क्या मिल जाता है? CH4। ऑल राइट, तो इसका मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना वो हमारा कितना बन रहा है? कौन सा बन रहा है? CH4। अब 1 मोल CH4 का वजन, ये तो हो गया इतना ऑर्गेनिक का पार्ट। मतलब कि अगर आपको ऑर्गेनिक की रिएक्शन पता है, आपको ये पता है कौन सी रिएक्शन है, तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। और 1 मोल CH4 का मास क्या होता है? 16 ग्राम। लेकिन हमें कितने मोल का पूछा था? 2 मोल का। इसलिए हमारा आंसर क्या है? 2 मोल ऑफ CH4 का मास कितना हुआ हमारे पास? 16 × 2 यानी कि 32 ग्राम। राइट आंसर इज सी। तो अभी हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है,
एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्टली फैक्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन रिएक्शन भी है, साथ के साथ फिजिकल भी इन्वॉल्व्ड है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो अगर आपको ऑर्गेनिक के बेसिक मैकेनिज्म का आइडिया है, साथ के साथ आप रिएक्शंस को आइडेंटिफाई कर पाते हो। तो देखो अल्कोहल में एक बात याद रखना कि अल्कोहल को जब भी कभी एसिड मिलता है वो सबसे पहले अपने आप को प्रोटोनेट करता है। मैंने एक वर्ड यूज़ किया अभी, प्रोटोनेट या प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब होता है अल्कोहल एसिड के साथ के H+ के साथ को अपने साथ जोड़ लेता है और इसमें बदल देता है, और जैसे ये बनेगा तो अगर आपका स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो वो फॉर्म्ड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मेनली जो ये रिएक्शन है, सबसे पहले एसिड की प्रेजेंस में प्रोटोनेशन होगा, कैटायन बनेगा और फिर कैटायन और Br- आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कार्बोकेटाइन के केस में पढ़ते हैं रीअरेंजमेंट होता है। कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट कभी मत भूलना। तो इस रिएक्शन में पहली बात तो आपको ये पहचानना है कि इस रिएक्शन में प्रोटोनेशन होगा। जब भी अल्कोहल का प्रोटोनेशन होगा कार्बोकेटाइन बनेगा, और अगर कार्बोकेटाइन बना तो रीअरेंजमेंट तो ज़रूर करना है अगर ज़रूरत है तो। ऐसे ही मत करने लगना कि भाई स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है फिर भी रीअरेंज करते हैं। रीअरेंजमेंट तब होता है जब हमारे पास लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन है और हम मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकते हैं। चलिए मैं आपको समझाती हूँ कैसे। जैसे कि ये रिएक्शन है, मैं यहाँ पर देखिए डायरेक्टली इसे प्रोटोनेट करके यहाँ पे कैटायन बना देती हूँ, यानी जहाँ भी OH है आप सीधा कैटायन बना दीजिए तुरंत। ये कितने डिग्री कार्बोकेटायन है? 2 डिग्री। मैं अगर यहाँ से H इधर ले जाऊँ, इसको कहते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या कहते हैं? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो अगर मैं इसको इधर ले जाती हूँ तो मेरा जो कैटायन है वो अब इधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो जब मेरा कैटायन इधर शिफ्ट हो गया तो ये कितने डिग्री बन गया? 3 डिग्री। तो पहली चीज़ हमने समझी कि जब भी हमें अल्कोहल दिया और अल्कोहल के साथ एसिड दिया, हम प्रोटोनेशन करेंगे और प्रोटोनेशन से हम सीधा कैटायन बनाएंगे। तो देखो आपको ये वाला स्टेप लिखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, आप सीधा OH हटा के प्लस लगा दीजिए। अगर ये 2 डिग्री है और इसके इधर उधर शिफ्ट H या मिथाइल शिफ्ट करने से हायर डिग्री बन रहा है तो शिफ्ट कर दीजिए। यहाँ प्लस बन रहा था, यहाँ मैंने प्लस बनाया, देखो इधर 2 डिग्री बन रहा है मेरा, और मुझे पता है कि अगर मैं H शिफ्ट करूँगी तो 3 डिग्री बन जाएगा, अगर मैं CH3 शिफ्ट करूँगी तो वापस 2 डिग्री बन जाएगा। इसलिए CH3 का शिफ्ट आप नहीं करेंगे, आप किसका करेंगे? H का शिफ्ट करेंगे, H का शिफ्ट करेंगे। कैटायन बन गया, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, Br- को यहाँ पर जोड़ देना है। यानी कि एक और बात हमें क्लियर हुई कि अल्कोहल और HBr आपस में रिएक्ट करते हैं, और इस मैकेनिज्म, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि HBr की प्रेजेंस में OH को हटाया जा सकता है, और OH को हटा के हम क्या लगाते हैं? Br लगाते हैं। ध्यान क्या रखना है कि इस रिएक्शन के दौरान कार्बोकेटायन बनता है, और कार्बोकेटायन कैसा बनाना है आपको? ज़्यादा स्टेबल। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कौन सा कैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है? 3 डिग्री। तो अब देखो हम, इसीलिए हमारा राइट आंसर हो गया क्या? B। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म जानते हैं तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल कर सकते हैं। आपको पता है कि अल्कोहल और HBr को रिएक्ट करने पर रिएक्शन में कार्बोकेटायन के थ्रू रिएक्शन आगे बढ़ेगी, कार्बोकेटायन बनेगा तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी भी ध्यान रखनी है। ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, आप क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो। चलिए आगे बताते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, देखो इसमें बहुत आसान सवाल था, इसमें आपको बेसिक टर्म का आइडिया होना चाहिए। तो जैसे यहाँ विनाइलिक लिखा है, बेंजाइलिक लिखा है, एलाइलिक लिखा है, एराइलिक लिखा है। अब जैसे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वर्ड्स हैं, ये जो नाम है, ये आप बहुत बार सुनते हो, तो आपको इन नाम को तो कभी भूलना ही नहीं है। तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, हम एराइल किसे कहते हैं? एराइल कहते हैं जब हम बेंजीन से सीधा किसी चीज़ को जोड़ेंगे, यानी कोई भी ग्रुप अगर सीधा बेंजीन से जुड़ेगा तो ये कहलाएगा एराइल। लेकिन अगर बेंजीन की बराबर वाली कार्बन से जुड़ेगा X तो ये कहलाएगा बेंजाइल। अगर डबल बॉन्ड से सीधा कोई ग्रुप जोड़ोगे तो ये कहलाएगा विनाइल, और डबल बॉन्ड के बराबर वाली कार्बन से जोड़ोगे तो कहलाएगा एलाइल।
ठीक है, दोबारा बोल देती हूँ, बेंजीन से डायरेक्टली कोई ग्रुप जोड़ोगे तो एराइल, बेंजीन के बराबर वाली कार्बन से जोड़ोगे तो बेंजाइल, डबल बॉन्ड से सीधा जोड़ोगे तो विनाइल, डबल बॉन्ड की बराबर वाली कार्बन से जोड़ोगे तो एनाइल, एलाइल। अब ये जो एक्स ग्रुप है देखो ये किससे जुड़ा है, ये डबल बॉन्ड के बराबर वाली कार्बन से जुड़ा है, तो इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप हुआ, ये ग्रुप हुआ हमारा एलाइलिक, दिस इज एलाइलिक हैलाइड। ओके, तो इन टर्म्स को आप कभी मिस मत करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आप जब आयुपैक नेमिंग या कॉमन नेम करते हो तब भी आप इन टर्म्स को यूज करते हो, तो दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। और मेरे हिसाब से क्वेश्चन काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, अगर इस तरह का क्वेश्चन नीट 2024 में आता है तो फिर तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपके स्कोर को एनहांस करते हैं। चलिए अगेन एक और क्वेश्चन, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यानी कि देखो अब तक 5 क्वेश्चन हम देख चुके हैं कि नीट 2023 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आए हैं। 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर, यानी कि टोटल मार्क्स 20 नंबर आपके अभी तक ऑर्गेनिक से आ चुके हैं। ओके, तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये है नेम रिएक्शन पर बेस्ड। तो नेम रिएक्शन तो हम बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, एम्फेसिस करते हैं, भाई कुछ भी करो नेम रिएक्शन तो ज़रूर पढ़ो। तो ये नेम रिएक्शन, अब जब ये रिएजेंट आपको नेम रिएक्शन अगर याद है तो आप रिएजेंट देख के समझ जाओगे कि ये क्या है, और साथ के साथ आपको रिएक्टेंट भी याद रखना है। तो देखो यहाँ पर ये कीटोन दिया है मुझे, और साथ के साथ ये रिएजेंट है। अब क्योंकि मुझे रिएक्शन याद है तो मुझे तुरंत ध्यान आएगा कि ये तो क्लेमेंसन है, ये तो क्लेमेंसन रिडक्शन है। ठीक है, नाम पहचान लिया, ठीक है, रिएक्शन पहचान ली। सबसे पहला काम है रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना। जब मैं ये पहचान गई क्लेमेंसन रिडक्शन है तो मुझे ये भी याद होना चाहिए कि क्लेमेंसन रिडक्शन क्या करता है, ZnHgHCl क्या करता है, ये क्या करता है, इस कीटोन में डबल बॉन्ड हटाकर यहाँ 2 हाइड्रोजन लगा देता है। यानी ये एक रिएक्शन है जिससे आप एल्डिहाइड कीटोन, ये एल्डिहाइड में भी होगी रिएक्शन, एल्डिहाइड और कीटोन, एसिड नहीं करते देते रिएक्शन, ये एल्डिहाइड कीटोन देते हैं। एल्डिहाइड कीटोन सीधा किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स में। कोई कार्बन आपको कम नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बस डबल बॉन्ड हटा के 2 हाइड्रोजन लगानी है। तो देखो यहाँ पर तो इसने 1 हाइड्रोजन कम कर, कार्बन कम कर दी, आंसर नहीं हो सकता। इस आंसर में देखते हैं तो ये मुझे अपना आंसर लग रहा है, क्योंकि देखो यहाँ CH2CH3 बन गया, यहाँ भी CH2, बाकी ग्रुप CH2CH3, बाकी ग्रुप पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अभी तो मेरा यही आंसर बन रहा है। फिर भी मैं दूसरे ऑप्शंस को एक बार चेक कर लेती हूँ। अल्कोहल बनने का कोई मतलब नहीं है इस रिएक्शन में, यहाँ भी अल्कोहल, तो देखो मैं अपने आंसर पे 100% श्योर हूँ। ठीक है, कोई तुक्का नहीं मारना, कुछ नहीं मारना। आपको याद है, आपने अपनी अप्रोच लगाई, आपने आंसर को देखा, लेकिन दूसरे ऑप्शंस को भी देख लिया। कई बार कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ऑर्गेनिक में हम जल्दबाजी में छोड़ देते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक में ये ध्यान रखना कि एक नज़र सारे ऑप्शंस पे ज़रूर लगा लेना। आप अपने आंसर पे कॉन्फिडेंट भी रहिए, लेकिन फिर भी ऑप्शंस देखिए। अंडरस्टूड? तो देखो ये बहुत सिंपल था, ये क्वेश्चन नेम रिएक्शन पर बेस्ड है। तो अभी तक अगर आपने नेम रिएक्शंस को नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पढ़ना शुरू कर दो, बिना नेम रिएक्शन के ऑर्गेनिक नहीं होगी। चलिए भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो ये 6ठा सवाल आ गया, ठीक है, यानी 24 नंबर ऑर्गेनिक से तैयार हो गए हैं। एल्डिहाइड कीटोन्स की ये जो क्वेश्चन है, ये अगेन जो रिएक्शन है आपकी, ये हम ग्लूकोज वगैरह में भी बताते हैं। आपको ये बायोमोलिक्यूल में भी मिल जाएगा कि भाई ग्लूकोज HCN के साथ रिएक्ट करके साइनोहाइड्रिन बनाता है। इस कंपाउंड को हम साइनोहाइड्रिन कहते हैं, साइनोहाइड्रिन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका रिएक्शन मैकेनिज्म पर बेस्ड है। तो देखो इसमें पहले मैं थोड़ी सी चीज़ आपको समझा देती हूँ, जबकि ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट स्टिल क्योंकि यहाँ दिया है ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसलिए बता रही हूँ। ये जो जगह होती है हमेशा याद रखना, जब भी मल्टीपल बॉन्ड्स बन रहे हैं वो भी हीट्रो एटम यानी किसी दूसरे एटम के साथ। हीट्रो और होमो का मतलब क्या है, एक तो ये देखो सेम एटम में डबल बॉन्ड बना रखा है, यहाँ सेम डिफरेंट एटम में डबल बॉन्ड बना रखा है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आप माइनस लेंगे यानी न्यूक्लियोफाइल, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आप पॉजिटिव लेंगे यानी इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ऑर्गेनिक में जैसे आप इनऑर्गेनिक में या नॉर्मली देखते हैं अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, इसी तरीके से हमारे यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव जो हैं, जो अपोजिट चार्ज हैं, उन्हें हम नए नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इसी तरीके से HCN में भी ध्यान रख लेंगे, H पॉजिटिव है और CN माइनस है, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है। जैसा मैंने बोला अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो भाई इसका अपोजिट ये है जोड़ दो, इसका अपोजिट ये है जोड़ दो, और डबल बॉन्ड को कर दो खत्म, इसे बदल दो सिंगल बॉन्ड में।
तो देखो ये इतना तो वैसे भी क्वेश्चन में दिया था, बट हम ये सोच रहे हैं कि भाई इस बार अगर हमें पूछ लिया ऐसा कुछ तो हम ये कर पाए। इजी है, कोई मुश्किल नहीं, राइट? ठीक है, इतना हम क्वेश्चन समझ गए, इजी हो गया। अब देखो इसके आगे क्या दिया है, इसने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया और हीट लिया है, ठीक है। एल्कोहल और एसिड के साथ क्या होता है कि जब हम कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं तो एल्कोहल डिहाइड्रेट हो जाता है, यानी आपको पता है जितने भी एसिड होते हैं वो एक अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यानी हम यहाँ से तुरंत क्या निकाल देंगे, अपना एसिड निकाल देंगे, एल्कोहल निकाल देंगे, एल्कोहल और H निकाल देंगे। ये दोनों पोजीशन इक्वलेंट है, आप किसी से भी निकालिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ याद रखनी है कि जो साइनाइड होता है ना भाई, देखो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, कुछ पानी भी होगा। साइनाइड की एक प्रॉब्लम है कि ये बहुत जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाता है और अपने आप को बदल देता है किसमें, एसिड में। ये ध्यान रखना होगा आपको, इसीलिए मैंने बोला ये रिएक्शन मैकेनिज्म पर बेस्ड है। रिएक्शन मैकेनिज्म पर दूसरा सवाल पूछा है नीट ने 2023 में। तो एलिमिनेशन कर देंगे एक तो हम, जैसे कि हमने एलिमिनेशन करा भी, एलिमिनेशन करने से नए बॉन्ड्स बन जाते हैं। साथ के साथ क्या हो गया, यहाँ पर जो साइनाइड है वो हाइड्रोलाइज हो गया। इजी, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कर दिया और अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर दिया। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है वो आंसर क्या है, हमारा आंसर नंबर 1 यानी कि ए। तो ये क्वेश्चन आपका मैकेनिज्म पर था। मैंने पहले आपको बहुत बेसिक तरीके से बताया कि कैसे हमने HCN को जोड़ के साइनोहाइड्रिन बनाया है और फिर अपना मेन क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो आई होप ये तुम्हें क्लियर होगा। मैं आगे चलती हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई ये तो बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, ये 7वां क्वेश्चन है बेटा। अच्छा, इसमें ना सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों के क्वेश्चंस हैं, तो हम जो मार्क्स जोड़ रहे हैं वो दोनों के हिसाब से जोड़ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी अमीन। अब इसमें भी ना कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म है, कुछ रिएक्शन नेम रिएक्शन, दोनों को आपका मिक्स्ड है ये क्वेश्चन। जैसे हमें पता होना चाहिए, हमने इसने बोला कि कौन हमें नहीं देगा 1 डिग्री अमीन, ये ध्यान रखना है। तो जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, अमाइड को आप सीधा याद रखिए कि अमाइड को किस में बदलता है, ये बदल देता है अमीन में, 1 डिग्री अमीन। ये है हमारी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, नेम रिएक्शन। तो देखो ये क्वेश्चन नेम रिएक्शन में भी है और ये हमें यहाँ पर CO निकाल कर यहाँ से 1 डिग्री अमीन दे देगा। सेम जैसे आपने अमाइड का याद रखा है, ऐसे आप साइनाइड का भी याद रखेंगे कि जब भी हम साइनाइड का रिडक्शन करेंगे इससे हमें क्या मिलेगा, 1 डिग्री अमीन। ये है हमारा आइसोसाइनाइड, जब आप इसका रिडक्शन करेंगे तो इससे आपको क्या मिलेगा, 2 डिग्री अमीन। इसलिए हमारा आंसर क्या है, डी। तो बेटा ये तो सीधा याद करने पर है। आपने अगर अभी तक रिड्यूसिंग एजेंट को इस तरीके से नहीं पढ़ा है तो पढ़ना शुरू करो। रिड्यूसिंग एजेंट का चार्ट बना लो, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का एक चार्ट बना लो और उसमें लिखो उसको कि भाई ये एसिड होगा तो रिड्यूस करके क्या बनाएगा, अमाइड होगा तो क्या बनाएगा, एस्टर होगा तो क्या बनाएगा, क्या ये एस्टर को रिड्यूस करेगा, नहीं करेगा। NaBH4 भी साथ में रखो, कंपैरेटिव करके पढ़ो तो ईजी रहेगा और आपको हमेशा याद रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत टाइम नहीं लेंगे अगर आपको पहले से याद होगा। तो ये क्वेश्चन याद होने पर बेस्ड ही है। आपको याद है, आपको पता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, Br2KOH की जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है, देन इट इज़ नॉट डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो हम 7वें क्वेश्चन पे बढ़ चुके हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो ये फिर से एक नेम रिएक्शन है। आपने 2 नेम रिएक्शन पढ़ी होंगी, गेटरमैन और सेंडमियर्स रिएक्शन। ये आपको हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन चैप्टर में दी हुई है। NCERT पर बेस्ड है ये क्वेश्चन, सारी क्वेश्चन वैसे NCERT बेस्ड हैं। तो इसमें आपको सीधा आपको याद रखना है डाइजोनियम क्लोराइड। जब भी आप इस रिएजेंट के साथ लेंगे, अगर आपको याद है तो आप देखो बहुत जल्दी आइडिया लग जाएगा आपको कि आपको यहाँ डाइजोनियम हटाकर Br लगाना है। अब फिर से मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड हम बोलते हैं, ज़रूर पढ़ो। तो एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करने पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तैयार हो जाता है। मैं इसको इस तरीके से दिखाऊंगी, ये -MgBr। और ये आप ये समझ लीजिए जो कार्बन के ऊपर माइनस है ना, ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस है कि इसको जैसे ही कहीं H+ मिला, कहीं भी H+ मिला तो देखो ये तुरंत क्या करेगा, इससे H+ ले लेगा।
तो देखो मैकेनिज्म बेस्ड 3 सवाल आए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि क्या ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म ज़रूरी है, क्या ज़रूरत है, हम डायरेक्टली रिएक्शंस याद कर लेते हैं। तो देख लो नीट 2023 में 3 क्वेश्चंस पूछ लिए हैं अब तक जो मैकेनिज्म पर बेस्ड है, और मिक्स्ड पूछे हैं, नेम रिएक्शन भी पूछी है और उसी के साथ मैकेनिज्म भी पूछ लिया है। अगर आपको नहीं पता कि भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पानी में डालने पर क्या होता है, एसिड में डालने पर, या मैं कहूँगी प्रोटिक सॉल्वेंट में डालने पर क्या होता है, तो भाई आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जिसको आपको पढ़ना चाहिए, और बहुत सारी और एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्शन में भी आप इसे यूज़ करते हो, राइट। तो ये क्वेश्चन आया भाई जीओसी से, बहुत देर से था कि जीओसी से एक तो सवाल देना चाहिए था, तो जीओसी का ये पहला क्वेश्चन मिल गया मुझे। इसे मैं क्वेश्चन नंबर बोलती हूँ, दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इसमें से नंबर ऑफ कंपाउंड और स्पीशीज विच ओबेज हकल्स रूल। भाई हकल ने क्या कहा था, ये ज़रूरी है जानना। हकल रूल, कौन सा कंपाउंड या स्पीशीज ओबे कर रहा है। हकल ने बताया था कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, ये क्वेश्चन। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें कि कौन एरोमेटिक है, ओबेज का मतलब एरोमेटिक बताना है। तो जब भी आपको इस तरह के कंपाउंड है यानी फ्यूज रिंग्स हैं, तो फ्यूज रिंग्स में आपको कुछ नहीं करना है। देखिए एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिक कौन होता है, सबसे पहले वो मॉलिक्यूल जो प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर ज़रूरी है सबसे पहले। तो याद रख लो 3 से लेकर 7 कार्बन तक रिंग कंटेनिंग डबल बॉन्ड सब प्लेनर होते हैं, याद कर लो उसे। रिंग जिसके अंदर डबल बॉन्ड है वो 3 से लेकर 7 कार्बन तक प्लेनर रहेगी। उसके बाद देखना आपको कंप्लीट कॉन्जुगेशन, कंप्लीट कॉन्जुगेशन वो भी साइक्लिक, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन, यानी कि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ये होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़ जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जिसमें, अब इसमें n की वैल्यू आप 0 से फिल करना शुरू करो तो आपके पास क्या क्या वैल्यूज आएंगी, 2 पाई, 6 पाई, और कौन सी वैल्यूज आएंगी, ऐसे वैल्यूज आगे इसमें बढ़ते जाइए। देखिए मैंने की वैल्यू 0 भरी तो 2 पाई, 1 भरी तो मेरे पास आया 6 पाई, 2 भरती हूँ तो मेरे पास आएगा 10 पाई, ठीक है। ऐसे ही 14 पाई वैल्यूज आती जाएंगी। तो ये जो 3 कंडीशन जो फॉलो करते हैं वो कंपाउंड होते हैं आपके एरोमेटिक। तो देखो ये आपका, अच्छा अब आप कहोगे मैम ये तो 7 से ज़्यादा है, लेकिन मैंने एक रिंग की बात करी है। जब भी मेरे पास ऐसे 2 रिंग है इस तरीके से, ठीक है, तो मैं इनको फ्यूज रिंग कहूँगी। इसमें आपको सिंपली क्या करना है, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, हर जगह कॉन्जुगेशन है। पाई इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए, तो पाई इलेक्ट्रॉन कैसे गिनेंगे, पाई बॉन्ड गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 × 2 यानी 10, तो 10 पाई हमने क्या बोला था, एरोमेटिक बोला था, येस इट इज़ एरोमेटिक। डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, इसमें कितने नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन गिने जाते हैं बेटा, तो ये कितने हैं, 2 2 4 2 6 6 पाई, येस इट इज़ एरोमेटिक। ये 4 पाई है, नहीं भाई ये हमारा एरोमेटिक नहीं है। अगेन 2 और 2 4 पाई, ये हमारा एरोमेटिक नहीं है। 2 पाई येस हमारा एरोमेटिक होता है। देखो ये एक रिंग आ गई जिसमें 8 7 से ज़्यादा कार्बन है, तो ये एरोमेटिक नहीं हो सकता। फिर से फ्यूज रिंग्स आ गई, फ्यूज रिंग्स में मैंने आपको बोला था क्या करना है, डबल बॉन्ड्स गिन लीजिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 7 × 2 14, येस इट इज़ ऑल्सो एरोमेटिक। तो मेरे पास एरोमेटिक कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4, तो मेरा राइट आंसर क्या हो गया, 4, ठीक है। तो आपको इस तरीके से एरोमेटिक के क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी दे देता है, जैसे बोराजीन फ्लोरीन में भी पूछ लेता है कि भाई एरोमेटिक रिंग है या नहीं है। आप एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, वहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो एरोमेटिक कैसे कैलकुलेट करना है, ये बहुत बेसिक तरीका है। फॉलो दिस पैटर्न एंड सॉल्व योर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, भाई जितने भी क्वेश्चंस हम बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट है वो सब पूछ लिए हैं। HI की रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट हम बोलते हैं कि भाई इसको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आपने HI वाली रिएक्शन नहीं पढ़ी है तो पढ़ लो प्लीज़। जितने भी नीट 2023 में क्वेश्चंस आए हैं वो सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन से पूछ लिए। अब देखिए बेटा इस तरह के कंपाउंड्स को आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी जो ग्रुप आपको, इसको ना इस क्वेश्चन इस बेस पर है कि आप इसे तोड़ेंगे किधर से, भाई आप यहाँ से तोड़ेंगे, ईथर ऐसे क्लीव हो जाते हैं, यहाँ से भी हो सकते हैं, यहाँ से भी हो सकते हैं, दोनों तरफ से भी हो सकते हैं, कई बार किसी एक तरफ से होंगे। तो ध्यान रखना, जब भी ऑक्सीजन रिंग से जुड़ा होगा आप इसे कभी भी यहाँ से क्लीव नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे,
ठीक है। अगर और जहाँ भी ऑक्सीजन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है आप वहाँ से कभी भी क्लीव नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये हिस्सा तो नहीं क्लीव होना, तो ऑब्वियसली यही होगा क्लीव। ये हो सकता है रिंग से अगर डायरेक्टली जुड़ा है तो नहीं होगा, बाकी हो सकता है। तो यहाँ से क्लीव किया जब मैंने, तो देखो यहाँ पर अब मेरे पास एक H है और एक I है। H को हमेशा ऑक्सीजन को दे दो और I किसको देना है आपको, कार्बन को। तो यानी मेरे पास यहाँ जो दो स्पीशीज फॉर्म्ड हुई वो कौन सी बनी, एक तो बन गया CH2I और दूसरा मेरे पास बन गया यहाँ पर OH। अब मैं अपने आंसर को मैच कर लूँगी। अच्छा, मैं ये ध्यान दूंगी पहले मुझे A बताना है या B, पहले मुझे A बताना है फिर मुझे B। कई बार उल्टा लिख देता है B और A बताओ, तो बच्चे जल्दबाजी में A और B लिखाते हैं। तो जो मेरा A कंपाउंड है, अब देखो यहाँ तो किसी को भी आप A B बोल सकते हो, इसमें ऐसा कोई डिफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखो यहाँ CH3 बना रखा है, ये प्रोडक्ट नहीं बन सकता। यहाँ पे एक अल्कोहल एक I है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना आंसर लिख सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में बस इनको इंटरचेंज किया है, मेरे को राइट आंसर पता है, रिंग पे मुझे OH लगाना है, इसलिए मेरा राइट आंसर क्या है, D आंसर है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हो चुके हैं देखो अब तक ऑर्गेनिक से। एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग्स द फॉलोइंग विल बी मोस्ट रीडली डिहाइड्रेटेड अंडर एसिडिक कंडीशन। तो फिर से ये प्रोटोनेशन का सवाल आ गया, यानी आपको क्या करना है, डिहाइड्रेट करना है, और डिहाइड्रेट करने के लिए कैटायन बनाना है। याद रखना अल्कोहल के डिहाइड्रेट पे जब भी सवाल आए आपको क्या बनाना है, कार्बोकैटायन। और देखिए कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, वही आपका आंसर है। बस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी +I बढ़ाता है, +R बढ़ाता है और हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ाता है। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से हटा के प्लस लगा लेती हूँ, इससे भी OH हटा के प्लस लगा लेती हूँ, इससे भी OH हटा के प्लस लगा लेती हूँ, और यहाँ से भी OH हटा के प्लस लगा लेती हूँ। तो देखो ये भी मेरा 2 डिग्री कैटायन है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ठीक है। ओके, अब देखना है कि भाई क्या आंसर होगा, कैसे हमें इसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों क्वेश्चन में विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, तीनों में। और कार्बोकैटायन को स्टेबल कौन करता है, डोनेटिंग ग्रुप। OH भी विड्रॉइंग है, लेकिन NO2 के कंपैरेटिवली OH कम विड्रॉइंग है, -I, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस तो लग नहीं रहा है। रेजोनेंस के लिए डबल सिंगल डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है। लेकिन इन तीनों ग्रुप के अंदर, यहाँ पे भी देखो OH ग्रुप है, लेकिन इन तीनों ग्रुप के अंदर तो क्या हो रहा है, हमारे पास विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इसलिए मैं सीधा ही आंसर करूँगी, वो कार्बोकैटायन मेरा ज़्यादा स्टेबल होगा जहाँ विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ऑल राइट, तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक कीटोन दिया है और एक एल्डिहाइड, ठीक है। पहले तो मैंने फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया, अब मुझे इसे आइडेंटिफाई करना है, भाई ये क्या चीज़ है। तो ये टॉलेंस रिएजेंट है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि टॉलेंस है, अच्छा ठीक है टॉलेंस है, तो टॉलेंस क्या करता है, टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है। ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, माइल्ड। और हर तरह के एल्डिहाइड, हर तरह का मतलब चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, यानी CHO अगर रिंग से जुड़ा है चाहे R से जुड़ा है, ये दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा। एल्डिहाइड किस में ऑक्सीडाइज होते हैं, एसिड में होते हैं, ठीक है। कीटोन को ये ऑक्सीडाइज कर नहीं सकता। तो पहली चीज़ मैंने ग्रुप आइडेंटिफाई करे, रिएजेंट आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करके मुझे इसका काम पता चल गया, मुझे पता है ये एल्डिहाइड को किस में बदलेगा, एसिड में। और देखिए कीटोन को नहीं चेंज करेगा, तो यहाँ ये भी बदल गया, नहीं ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ भी दोनों चेंज हो गए, इसमें इन्होंने अल्कोहल बना दिया, भाई अल्कोहल तो रिड्यूस होके बनता है, आंसर आ गया क्या मेरा, D आंसर। ओके, तो देखो रिएजेंट्स आइडेंटिफाई करे, क्वेश्चन सॉल्व किया और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 13वां सवाल, आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये बहुत सारे रिएक्शंस को कंपाइल करके सवाल है। तो आपको अगेन कन्वर्जन्स अगर आपने अभी तक नहीं करे हैं तो कन्वर्जन्स करने सीखो, शुरू कर दो। कन्वर्जन्स करने से ऑर्गेनिक ईजी लगती है, ऑर्गेनिक पढ़ने में आसानी होती है, रिएक्शंस याद होती हैं। एल्डिहाइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये क्या करता है, ये इसको रिड्यूस्ड करता है। रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट होता है एसिड और रिड्यूस्ड प्रोडक्ट होता है
एल्कोहल, तो मैं इससे एल्कोहल बना देती हूँ, ठीक है। अभी आपने पढ़ा कि एल्कोहल को अगर आप H2SO4 के साथ यूज़ करेंगे तो ये इसको क्या करेगा, डिहाइड्रेट कर देगा, यानी OH और H निकाल देगा और क्या बनाएगा, एल्कीन। HBr की रिएक्शन क्या होती है, इसके साथ एडिशन रिएक्शन शो करता है। तो देखो मैं इतनी जल्दी जल्दी इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे रिएक्शंस याद हैं, आपको भी याद होंगी, आप भी कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद इन्होंने क्या लिया है, Na इन ड्राई ईथर। अब भाई ये है रिएक्शन पहचानना, क्योंकि ये तो हो गई नेम रिएक्शन। तो आपको ध्यान होना चाहिए ये रिएक्शन कौन सी है, दो एल्काइल है, एक एल्काइल एक एराइल हैलाइड है और सोडियम है, ड्राई ईथर है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, पहचानो, रिएक्शन तो आपको याद होनी चाहिए। ये रिएक्शन है वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन नहीं है, वुड्स रिएक्शन में दोनों एल्काइल हैलाइड होते हैं। जब एल्काइल और एलाइल हो तो वुड्स फिटिक रिएक्शन, जब दोनों एराइल हो तो वुड्स, तो सिर्फ फिटिक रिएक्शन। कुछ नहीं करना, इसको हटा दो, जोड़ दो। तो मेरा आंसर ये रखा, ये मेरा फाइनल आंसर हुआ। तो बेटा इस लेक्चर के थ्रू आपने देखा कि कैसे हम क्वेश्चंस को ऑर्गेनिक के सॉल्व करते हैं। आपने देखा कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मैकेनिज्म बेस्ड आ रहे हैं, रिएजेंट बेस्ड आ रहे हैं, नेम रिएक्शन पर बेस्ड है। जीओसी का एक ही सवाल आपने नीट 2023 में देखा। एक क्वेश्चन आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट से भी था, जिसमें आप लसाजनस टेस्ट वगैरह पढ़ते हो। एक क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस से भी क्वेश्चन था। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि रिएक्शन मैकेनिज्म हम स्किप कर देंगे, सिर्फ नेम रिएक्शन पढ़ के चले जाएं, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हो क्वेश्चंस नेम रिएक्शन से भी हैं, नेम रिएक्शन मैकेनिज्म से भी हैं, और रिएक्शन मैकेनिज्म और नेम रिएक्शन को मिला के भी है। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू लाइक द सेशन। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लिखिए, आप किस और टॉपिक पे चाहते हो कि मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊं, ऑर्गेनिक के, फिजिकल के या इनऑर्गेनिक के, तो ज़रूर बताइएगा। चैनल को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक करना भूलना नहीं है। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।